हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में पहले अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ था, उसके बाद तुर्क मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो पहले हम लोग जानेंगे अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरब मुस्लिम आक्रमण। कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। इसने और सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और अरब आक्रमण के समय सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था। ठीक है, भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, कह रहे भारत पर अरबवासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, अब देखिए शुरू से हम लोग समझते हैं इसको। मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर सबसे पहले कौन मुस्लिम आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। वो अरबी था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। इसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, राज्य विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं था, केवल इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, न कि राज्य विस्तार का। ठीक है, इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। इसने भारत पर सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय रावर का युद्ध हुआ था। उसी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था और राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई से जौहर कर लिया था। ठीक है, इसकी 2 पुत्री भी थी। कह रहा है कि देखिए 712 ईस्वी में इसने रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था और राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई से जौहर कर लिया था। इसकी 2 पुत्री भी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर गैर मुसलमानों मतलब मुस्लिमों से नहीं, हिंदुओं से लिए जाने वाला एक प्रकार का टैक्स कर था। ठीक है, जजिया कर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, हिंदुओं से लिए जाने वाला एक प्रकार का टैक्स कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। कौन कौन? तो बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, औरत और बेरोजगार को उस सबसे माने कर नहीं लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। कौन कौन? बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, औरत और बेरोजगार। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह जो तुगलक था वो मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम जजिया कर भारत में लगाया था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अब उसके बाद मुगल बादशाह अकबर जो था 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर जो था 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कश्मीर के क्षेत्र में जैनुल अब्दीन ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसलिए से कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल अब्दीन को। कश्मीर में जैनुल अब्दीन ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, इसलिए जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। ठीक है, फिर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को लगा दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में 1679 में पुनः जजिया कर को लगा दिया था। ठीक है, एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। ठीक है, एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर
लिया था, ठीक है। लेकिन जहादार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर उसके बाद औरंगजेब के बाद जहादार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फिर से फर्रुखसियर ने लगा दिया था, ठीक है। जहादार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, उसके बाद फर्रुखसियर ने फिर लगा दिया था। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कौन किया था? तो मुगल बादशाह रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने, ठीक है। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कौन किया था? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इतना ही हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी। इसके बाद तुर्क आक्रमण हुआ था, ठीक है, भारत पर तुर्क आक्रमण। देखिए अब हम लोग जानते हैं महमूद गजनी के बारे में। ये तुर्क था, ठीक है, तुर्क आक्रमण हुआ था उसके बाद। और अब आक्रमण के बाद तुर्क आक्रमण हुआ था, तो तुर्क, ये महमूद गजनी तुर्क था, ठीक है। तो देखिए 932 ईस्वी में 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरतगिन ने शासन किया था। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। और अल्पतगिन के मृत्यु के बाद कुछ समय तक गजनी में पिरतगिन ने शासन किया था। इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था, ठीक है। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगिन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी सुबुतगिन का पुत्र था। अल्पतगिन का गुलाम था दामाद सुबुतगिन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी सुबुतगिन का पुत्र था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुतगिन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था, ठीक है। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिलाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे यामीन उद दौला या यामीन उन मिला की उपाधि दी थी, ठीक है। बगदाद के खलीफा जो थे अल आदिल बिलाह महमूद गजनी को यामीन उद दौला यामीन उन मिला की उपाधि दी थी, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था, ठीक है। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राज जयपाल के विरुद्ध महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राज जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसने जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राज जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, ठीक है। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले के मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन की काष्ठ से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक महमूद ने जाट ने आक्रमण किया था।
कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने का अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। ठीक है। देखिए सोमनाथ मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। ठीक है। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1127 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1127 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1130 ईस्वी में हो गई थी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ था? 1130 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुसलमान कह देगा ना कौन था? तो महमूद गजनी था। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अल बरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहते थे? अल बरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी। इसको ट्रिक से एफ फूफा के नाम से भी याद कर सकते हैं। एफ से हो जाएगा फिरदौसी, यू से हो जाएगा उतवी, फिर एफ से फिरदौसी, उतवी, फारूकी, अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी। इस तरह भी याद हो जाता है। ठीक है। शुरू से एक बार और रिवाइज कर ले रहे हैं हम लोग। महमूद गजनी अल्पगीन ने 932 ईस्वी में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनी कहाँ पर था? अफगान प्रदेश में। ठीक है। सुबुद्दीन अल्पगीन का गुलाम था। सुबुद्दीन अल्पगीन का गुलाम था जो बाद में अल्पगीन का दामाद बना था। सुबुद्दीन जो था वो अल्पगीन का गुलाम था जो बाद में अल्पगीन का दामाद बना था। सुबुद्दीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। सुबुद्दीन कब गद्दी पर बैठा था? 977 ईस्वी में। ठीक है। सुबुद्दीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी। सुबुद्दीन का पुत्र था महमूद गजनी। महमूद गजनी के पिता कौन थे? सुबुद्दीन। ठीक है। जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। ठीक है। महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। ठीक है। महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसका ये महमूद गजनी का कह रहा है कि महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में। ठीक है। अपने पिता के समय महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक। अपने पिता के काम में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। ठीक है। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 के बीच कुल भारत पर 17 आक्रमण किया था। महमूद गजनी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 आक्रमण भारत पर किया था। पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में पेशावर, पाकिस्तान उस समय था। पेशावर माने भारतीय का हिस्सा था उस समय। ठीक है। वर्तमान भारत में पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया था जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। ठीक है। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लिया था। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया था। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया था और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहते हैं। ठीक है। इसने 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया था और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहते हैं। ठीक है। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये 16वां आक्रमण था। यह शिव मंदिर था। 1.20 लाख दिनार वहाँ पर लूट लिया था। ठीक है।
1,20,00,000 दिनार वहाँ से सोमनाथ मंदिर से लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर का मरम्मत कौन करवाया था पूछ देगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्राण प्रतिष्ठा कौन करवाया था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ मंदिर प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है। 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया था। उसी में वह और पराजित कर दिया था, जाटों को पराजित कर दिया था। 1030 ईस्वी में जाटों के विद्रोह के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1030 ईस्वी में इसकी जाटों के विद्रोह के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। महमूद गजनी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनी को बगदाद के खलीफा अल आरिफ बिलाह ने उसे यामीन उद दौला यामीन उन मिला की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी। ठीक है। मोहम्मद गौरी। ठीक है। देखिए कह रहा है गौर महमूद गजनी का दिन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। गौर महमूद गजनी का दिन एक छोटा सा राज था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। इसने 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 पहला आक्रमण 1075 मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1075 मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1078 में पाटन गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पूरी तरह परास्त किया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध देखिए तराइन का प्रथम 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था जिसमें चौहान विजय हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान विजय हुआ था और गौरी हार गया था। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ था जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ जिसमें गौरी विजय हुआ था। चंदवार के युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ जिसमें गौरी विजय हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति पूछेगा कौन था तो स्कंद था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद था। ठीक है। मोहम्मद गौरी कह रहा है कि मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। ठीक है। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। ठीक है। अब हम लोग शुरू से जान लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए गौर महमूद गनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। ठीक है। इसने गजनी के स्थान पर गौर वंश का स्थापना किया था। इसने 1175 में गुजरात के मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम था। इसने 1175 में गुजरात के मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय सोलंकी वंश का शासन भीम प्रथम था। इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय सोलंकी वंश के साथ भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। 1192 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। 1206 ईस्वी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। कौन कौन? तो मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम कौन कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा। ये मोहम्मद गौरी ने ही एक लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया था। लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने ही लक्ष्मी की आकृति वाला एक ठो सिक्का चलाया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी के दरबार में
ठीक है। मोहम्मद गौरी लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया था। मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख गुलामों में से एक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर आज क्लास ख़त्म करते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है।